डीएस जुडिशियल अकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद अपने सभी यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शकों का एकेडमी में स्वागत करती है। आज कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर का दूसरा पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, हत्या की डेफिनेशन, उसके आवश्यक तत्व और विद केस लॉ उसका एक्सप्लेन करना। धारा 300 में हत्या की जो डेफिनेशन दी गई है वह कल्पेबल होमोसाइड से शुरू होती है। प्रत्येक कल्पेबल होमोसाइड मर्डर कहलाता है यदि वह कल्पेबल होमोसाइड करने में 300 के पहले क्लास के अंतर्गत ऑफेंडर का एक्ट मृत्यु कारित करने के इरादे से किया गया हो, और दूसरा है ऐसा शारीरिक क्षति करने के इरादे से जिसमें अपराधकर्ता जानता हो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी जिसकी वह शारीरिक क्षति कर रहा है। तीसरे आवश्यक तत्व में सेम वही है जो दूसरे में है, ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय जिसमें अपराधकर्ता यह जानता हो कि वह व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन यहाँ अंतर बस इतना है कि जो भी बॉडली इंजरी शारीरिक क्षति की गई हो और प्रकृति के समान अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। चौथा आवश्यक तत्व है कार्य जो अपराधकर्ता कर रहा है इतना खतरा पैदा कर दे रहा है, अपने कार्य से इतना संकट खतरा पैदा कर दे रहा है जिससे संभावना है कि कोई न कोई जरूर मर जाएगा, और ऑफेंडर का कार्य किसी एक्सक्यूज यानी बिना प्रतिहित की किया गया हो। ये चार प्रकार के कृत्य मर्डर की श्रेणी में आते हैं। अब आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला, अगर ऑफेंडर का कृत्य मृत्यु कारित करने के इरादे से किया गया हो तो फिर ऑफेंडर का दंड हत्या की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर आशय का तात्पर्य यह है कि जिसमें मृत्यु की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, अर्थात अपराधकर्ता मृत्यु के लिए ज़्यादा जोखिम उठाया हुआ था। जहाँ पर 299 में एक गड्ढे पर मात्र लकड़ियाँ बिछाई जा रही हों और 300 में गोली मार करके मृत्यु की जा रही हो, तो 300 के पहले दृष्टांत में हत्या हो रहा है और 299 के पहले दृष्टांत में कल्पेबल होमोसाइड हो रहा है। आर बनाम बेंकलू बनाम स्टेट 1956 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अभियुक्त ने उस झोपड़ी में आग लगा दी जिसमें मृतक सो रहा था। बाहर से कोई सहायता के लिए ना आ सके इसलिए बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। अभियुक्त का कार्य स्पष्ट था, इसमें कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि वह मृत्यु कारित करना चाहता था और वह कर भी दिया। वह हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। दूसरे आवश्यक तत्व में अगर अपराधकर्ता का कार्य शारीरिक क्षति करने के इरादे से है और वह शारीरिक क्षति उस मृतक को करता है और वही मृतक मरता है जिसको शारीरिक क्षति की गई है, तो फिर वह हत्या है। ये दूसरा आवश्यक तत्व है। दूसरे आवश्यक तत्व में ऑफेंडर को मृतक की शारीरिक बनावट का पूरा पता रहता है कि किस प्रकार की क्षति करने से यह मर जाएगा, उसी दृष्टि से वह क्षतियाँ करता है। इसमें आशय और साथ साथ शारीरिक क्षति दोनों रहती है। अतः जहाँ ऑफेंडर को पता है मृतक के सिर में ब्रेन ट्यूमर है और उसी ब्रेन ट्यूमर को घात लगा करके वो क्षति कर रहा है, तो धारा 300 के दूसरे दृष्टांत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह कार्य मर्डर की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से फॉक्स के मामले में जहाँ अभियुक्त एक पंखा कुली के कार्य से चिढ़ गया और उसको एक मुक्का प्रहार किया, लेकिन ऐसे कुली का स्प्लीन बढ़ा हुआ था जिसकी वजह से मारा जाता है,
जिसके बड़े होने की जानकारी ऑफेंडर को नहीं थी। अतः ऑफेंडर को हत्या के लिए उत्तरदायी न ठहरा करके सिंपल हर्ट के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। कारू मारिक बनाम बिहार राज्य 2001 सुप्रीम कोर्ट। कारू मारिक बनाम बिहार राज्य 2001 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर अभियुक्त पर एक तेज धार हथियार से सीने पर और पीठ पर वार किया गया, बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया गया, फिर 2 बार वार किया गया। यहाँ पर क्षति जो पहुँचाई जा रही है अभियुक्त को मारने के भले ही इरादा ना हो, लेकिन उसके द्वारा जब वह मर जाता है तो इस केस में भी उसे हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। तो इस खंड के अंतर्गत अपराधकर्ता जानता है शारीरिक बनावट कैसी है, किस पार्ट पर चोट करने से वह मर सकता है कहाँ, तो फिर इस खंड में आएगा। लेकिन तीसरे खंड में वे मामले आते हैं, कौन से, जहाँ अपराधकर्ता ये जानता है कि वह शारीरिक क्षति कर रहा है और उसके शारीरिक क्षति से प्रकृति के समान अनुक्रम में को अपराधकर्ता मर जाएगा, यानी एक जनरल प्रूडेंस के आदमी भी जानेगा कि अपराधकर्ता मर जाएगा, तो फिर वह मर्डर की श्रेणी में आएगा। तो तीसरा आवश्यक तत्व में प्रकृति के समान अनुक्रम में उस क्षति से कोई भी मर सकता है। धारा 300 का दृष्टांत 3, जो एक तलवार के द्वारा किसी को पेट में घोंप करके मारने की बात की गई है, उसे ही प्रकृति के समान अनुक्रम में कहा गया। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि प्रकृति के समान अनुक्रम का मतलब क्या होता है। प्रकृति के समान अनुक्रम का मतलब यहाँ यह है कि उन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति ऐसी चोटों से मर जाएगा। इसी को प्रकृति के समान अनुक्रम में कहा गया। बिरसा सिंह बनाम स्टेट 1958 सुप्रीम कोर्ट। बिरसा सिंह बनाम स्टेट 1958 सुप्रीम कोर्ट, इसमें कहा गया कि अभियुक्त आपराधिक मानवबद्ध अमाउंट ऑफ मर्डर के लिए तभी उत्तरदायी होगा जबकि उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षति से ही मृत्यु हुई हो। यह धारा 300 के तीसरे क्लास की बड़ी महत्वपूर्ण केस है। जिस क्षति से वह मरा हो वो ऑफेंडर ने ही पहुंचाई हो, तभी माना जाएगा कि ऑफेंडर हत्या के लिए दोषी। ऐसी क्षति अगर दुर्घटनावश आ गई बीच में तो फिर ऑफेंडर दोषी नहीं है। बिरसा सिंह के बाद दूसरी केस आई रजवंत सिंह बनाम स्टेट 1966 सुप्रीम कोर्ट, जिस केस में अभियुक्त ने मृतक के मुंह पर एक प्लास्टर बांध दिया। प्लास्टर बांधने के बाद उसको रुमाल से कायदे से कस दिया और क्लोरोफार्म से भरे हुए कपड़े को उसके नाक में लगाकर बांध दिया। हाथ पैर बांध करके नाले में फेंक दिया। अभियुक्त के सारे कार्यों से एक ही निष्कर्ष निकलता है, उन परिस्थितियों में एक जनरल प्रूडेंस का आदमी भी कह सकता है कि वह प्रकृति के समान अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। मेडिकल रिपोर्ट आई, उसकी मृत्यु डूबने के कारण हो गई। अंधा बनाम स्टेट 1966 सुप्रीम कोर्ट। अंधा बनाम स्टेट 1966 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में अभियुक्त ने लाठी से मृतक पर कई प्रहार किया। अभियुक्त ने लाठी से मृतक पर कई प्रहार किया, जिन प्रहारों का परिणाम हाथ पैर तोड़ दिया और कई क्षतियां कारित की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। धारित किया गया कि क्षति की प्रकृति मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इंडियन पेनल कोड धारा 300 का दृष्टांत 3 इसे बिल्कुल स्पष्ट करता है कि कौन सी क्षतियां जो हैं वह प्रकृति के समान अनुक्रम के लिए मृत्यु कारित कर सकती हैं। अब हम आते हैं चौथे क्लास में। धारा 300 का चौथा क्लास कहता है कि कार्य करने वाला व्यक्ति अगर ये जानता है कि उसके कार्य से इतना आसन संकट खतरा पैदा हो जाएगा
कि पूरी संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर देगा या ऐसी शारीरिक क्षत कारित कर देगा जिससे दूसरा व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उसका कार्य, ध्यान रहे, बिना प्रतिहेतु के हो, अर्थात उसमें कोई एक्सक्यूज ना हो, कोई बचाव ना हो। यह खंड ज्ञान पर आधारित है। अगर कितना संकटपूर्ण कार्य आपने किया है, उस संकटपूर्ण कार्य से दूसरा व्यक्ति मारा जाता है तो आपका कार्य मर्डर की श्रेणी में आएगा। यहाँ आपके दंडित करने का कारण है आपका ज्ञान। अगर आपको एक ज्ञान है हमारे कार्य से कोई मर सकता है तो फिर हत्या का अपराध बनेगा, अर्थात ऐसा क्षतकारक कार्य संकटपूर्ण हो, जान के लिए ज़्यादा खतरा हो और उस कार्य में किसी प्रकार का एक्सक्यूज ना हो। धारा 300 का चौथा दृष्टांत इसे बिल्कुल स्पष्ट करता है कि एक भीड़ पर आप तोप चलाते हैं या पिस्तौल चलाते हैं, अब बिना रीजन चला देते हैं, तो भले ही आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति को मारने का इरादा ना हो, फिर भी आप हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। चौथे क्लास में किसी विशिष्ट व्यक्ति को मारने का इरादा जरूरी नहीं है, फिर भी हत्या का अपराध होगा। आइए इसको केस से समझते हैं। भरत सिंह का जो मामला है 1920 का है, जिसमें एक व्यक्ति ने एक बच्चे को इस अंधविश्वास में मगरमच्छ के मुंह में फेंक दिया, यह मगरमच्छ इस बच्चे को हमें वापस ला देगा, लेकिन यह अंधविश्वास उसका अपना था, गलत था, लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ था, अतः वह हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि कोई एक्सक्यूज नहीं था। दूसरा, सपेरे वाली केस नगबातु 1921 के मामले में सपेरे ने अपनी कौतुक कला कौशल को दिखाने के लिए लोगों में कहा कि हमारा सांप किसी को काट लेगा तो इसमें विष नहीं है, अर्थात उसने अब सांप को एक व्यक्ति को कटाया, अपने हाथ से कटवाया, जो व्यक्ति मर गया उसका कृत्य इस खंड के अधीन मर्डर में आएगा। नगबातु ने अपने हाथ से सांप को कटवाया था, इसलिए इसमें मोर रिस्क था और बिना किसी एक्सक्यूज के था, अतः यह मर्डर था। लेकिन गणेश दूल्हे में सांप को कटवाया नहीं गया था, केवल सिर पे रखा गया था, इसलिए वह केवल और केवल कल्पेबल होमोसाइड था। तो हत्या के मामले में ये 4 आवश्यक तत्व आपको बताए गए, जिन 4 आवश्यक तत्वों के साथ केस ला भी बताया गया। अब आपको हम हत्या के बारे में अगली वीडियो में कब ये हत्याएं हत्या ना होकर के कल्पेबल होमोसाइड में चली जाती हैं उस पर बताएंगे, अर्थात व्हेन ए कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर अगले वीडियो में बताएंगे। सभी अधिवक्ताओं, सभी जुडिशल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले छात्रों, हायर जुडिशल परीक्षा देने वाले छात्रों मित्रों को DS जुडिशल एकेडमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार APP परीक्षा देने जाने वाले सभी छात्रों को हमारी हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। अधिक से अधिक प्रश्न को सही करके आवें ताकि मुख्य परीक्षा में हम आपकी सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।